दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। देश की राजधानी दिल्ली कोविड-19 से हलकान है। कितने लोगों की मौत हुई, इस पर विवाद चल रहा है। हर तरफ से पार्टी लाइन के हिसाब से बयान आ रहे हैं, लेकिन शमशान जाकर पार्टी लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता। मृत लोगों के शरीरों की ऐसी हालत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। ये सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे आज के शो में। सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। हमारे साथ हम निगम शिक्षक हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 3 माह से सैलरी नहीं मिली हमें। अब आप एक बात बताएं कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली तो कैसे परिवार का भरण पोषण होगा। निगम के पास हम पूरा प्रेशर बना चुके हैं। निगम के अधिकारी, कर्मचारी और नेता सब ये कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास। वो पैसा गया कहाँ? दिल्ली सरकार कहती है हमने पैसा दे दिया, तो पैसा गया कहाँ? हम कर्मचारी हैं, हम डीडीएमए एक्ट के अधीन होकर हम राशन खाना बांटने का काम कर रहे थे। हमने कोई भी छुट्टी नहीं ली, ना हमें कोई छुट्टी मिली। हम फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। हमारे साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलाज का पैसा नहीं है, बच्चों के लिए खाने पीने का पैसा नहीं है, आने जाने का पैसा नहीं है, जेब में चवन्नी नहीं है। अब ये स्थिति बन गई है कि हमें मजबूरीवश, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने काम बंद भी किया है और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। तीसरा दिन आज। ये राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। 8 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इन्हें कोविड-19 ड्यूटी के तहत अलग अलग सेंटर्स पर तैनात किया गया है। दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए तनख्वाह नहीं दे पा रहे। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम पैसा दे चुके हैं। बीच में फंसे टीचर जो कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं और ऐसा हो रहा है तो कर्जा लेकर इलाज करवा रहे हैं। ये विश्व गुरु भारत की राजधानी से आई तस्वीर है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों में भारत में 10,956 नए मामले सामने आए और 396 लोगों की मौत हुई। ये दोनों आंकड़े एक दिन के हिसाब से नया रिकॉर्ड है। इन सब के बीच 6,166 लोग ठीक भी हुए। इन सबको मिला दें तो टोटल तस्वीर क्या बनती है? कुल मामले 2,97,535, यानी भारत ब्रिटेन से आगे निकलते हुए कोविड-19 के केसेस के मामले में दुनिया में चौथे सबसे ज़्यादा मामले वाला देश बन गया है। अभी 3 देश जो हमसे आगे हैं वो कौन से हैं? रूस, ब्राज़ील और अमेरिका। ठीक कितने लोग हुए? 1,47,195 और मौत का आंकड़ा 8,498। सरकार का जोर इन सब के बीच लगातार इस बात पर बना हुआ है कि भारत में हालात बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। इस दावे को आप कुछ तथ्यों की रोशनी में देखिए। कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में भारत 24 मई को शामिल हुआ। महज 18 दिनों में हम चौथे नंबर पर आ गए। दूसरी सुर्खी, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने रेलवे से ट्रेनों के वो डब्बे मांगे हैं जिनमें कोविड-19 बेड बनाए गए थे। केंद्र सरकार खुद कह रही है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और यूपी में हालात अगर नहीं सुधरे तो जुलाई से अगस्त के बीच यहां आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और राज्यों के प्रमुख सचिवों के बीच बैठक में ये बात सामने आई। 5 और राज्य, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन्हें भी हिदायत दी गई है कि वो आने वाले 2 महीनों के लिए अस्पतालों को तैयार करें। ये सारी हिदायतें उस मीटिंग में दी गई जिसकी अध्यक्षता भारत के सबसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने खुद की थी। फिर भी सरकार यही चाहती है कि हम मान लें कि भारत में हालात दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। खैर, अगली सुर्खी पर चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच सॉफ्ट बॉर्डर है। कोई कटीला तार नहीं लगाया गया क्योंकि किसी को किसी से खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन आज भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी माने नेपाल आर्म्ड पुलिस ने गोली चलाई। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, 4 घायल हुए। ये वाकया बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। परसाई गांव के पास लालबंदी जानकी नगर बॉर्डर है।
यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें सीमा की दूसरी तरफ हैं, तो लोग खेत में काम करने सीमा पार जाते हैं। चूँकि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, तो किसी वैध मकसद से सीमा पार करने पर किसी तरह की रोक नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमा को 22 मार्च से सील किया है। आज एक भारतीय परिवार के लोग अपने खेत की तरफ जा रहे थे, जिन्हें नेपाल पुलिस ने रोका। इसके बाद विवाद हुआ और सशस्त्र पुलिस ने गोली चला दी। एक शख्स को नेपाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सशस्त्र सीमा बल SSB भारत की तरफ से नेपाल सीमा पर तैनात रहती है। इसके महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र ने समाचार एजेंसी NI को बताया कि 15 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 10 हवा में थी। जहां गोली चली वो जगह नेपाल की सीमा के अंदर आती है। जिस शख्स को हिरासत में लिया गया उसे छुड़ाने के लिए नेपाल से बात चल रही है। इससे पहले 17 मई को भी नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए हवा में गोली चलाई थी। नेपाल सशस्त्र प्रहरी से जुड़ी ये इकलौती खबर नहीं है जो आज सामने आई। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने खबर दी है कि नक्शे को लेकर चल रहे विवाद के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में बनी 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पर नेपाल ने आर्म्ड पुलिस की तैनाती कर दी है। पहले यहाँ नेपाल पुलिस की तैनाती थी। कुछ दिन पहले तक यहाँ 2 ही स्थायी आउटपोस्ट थी। हाल के दिनों में 13 स्थायी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई गई। साथ ही 2 आउटपोस्ट पर जवानों की संख्या भी बढ़ाकर 3 गुना कर दी गई है। अगली सुर्खी सियासत से। साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं, ऐसा अनुमान है, लेकिन तैयारियां 2021 के चुनावों की भी चल रही है। 2021 में 2 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने की संभावना है। आज चेन्नई में तमिल मानिला कट्ची यानी TMK का भाजपा में विलय हो गया। इसके अध्यक्ष पॉल कनागराज ने दूसरे पार्टी नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली। पॉल कनागराज मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। वो खबरों में तब आए थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बयान दिया था कि तमिलनाडु के स्कूलों में 5वीं तक हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ तमाम आंदोलन हुए तो कनागराज के बयान से सुर्खियां बनना स्वाभाविक था। कनागराज उन दिनों तमिलनाडु के समाज और राजनीति में ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को दूर करने की बातें भी किया करते थे। लेकिन अब कनागराज भाजपाई हो गए हैं। सूबे में फिलहाल AIADMK की सरकार है, जो कि NDA का घटक दल है। भाजपा गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन उसके पास सदन में अपने विधायक नहीं है। TMK का विलय इसी को बदलने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। अगली सुर्खी अयोध्या से। अयोध्या भूमि विवाद में फैसला आने को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन पुराने विवादों को नया करने का चलन फिर शुरू हो गया है। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 को खत्म किया जाए। इस कानून के मुताबिक किसी पूजा पाठ के लिए बनाई गई किसी इमारत का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। मिसालन अगर आज़ादी के वक्त कोई इमारत मंदिर थी तो उसे मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, और अगर मस्जिद थी तो उसे मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ये कानून बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होता था, क्योंकि कानून बनने के समय ये मामला अदालत में विचाराधीन था। ये याचिका, इसका महत्व क्या है, संदर्भ क्या है? काशी और मथुरा के संदर्भ में ये बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बनी मस्जिदों को लेकर विवाद रहा है। वैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला दिया था तो इस कानून को भारतीय तंत्र में धर्मनिरपेक्षता के लिहाज से ज़रूरी बताया था। एक खबर कोरोना वॉरियर्स से जुड़ी भी सुन लीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के आंदोलनों की खबरें नियमित अंतराल पर आ रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में हड़तालें तक हो चुकी हैं, और हर बार शिकायत क्या, एक ही, तनख्वाह देरी से देना, उसमें कटौती करना, और हर बार समाधान भी वही, आश्वासन। आज इन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी। अदालत ने केंद्र से कहा कि इस तरह के मामलों में उचित कदम उठाए जाएं ताकि अदालत को दखल न देना पड़े। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन देने के मामले में आज फैक्ट्री मालिकों को भी बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन न देने वाली कंपनियों के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई कदम न उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आज फिर कहा कि राज्यों को मजदूरों और मालिकों के बीच बातचीत करवानी चाहिए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिल्ली एंड इट्स हॉस्पिटल्स, यानी दिल्ली और इसके अस्पतालों में बहुत ही बुरा हाल है। ये टिप्पणी है देश की सर्वोच्च अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली के अस्पतालों से कोरोना में बदहाली की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया।
आज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के अस्पतालों के हालात के लिए जजों ने डरावना, भयानक और दयनीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि लाशें कचरे के ढेर से मिल रही हैं। किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके घर वालों को भी जानकारी नहीं दी जाती। लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जा रहा है। कोरोना मरीजों की बदइंतजामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी इस मामले में नोटिस दिया गया है। अब इसकी अगली सुनवाई बुधवार 17 जून को होगी। आज की पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा दिल्ली के अस्पतालों पर ही सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े हैं, बड़ी संख्या में बेड खाली पड़े हैं। इसके बावजूद मरीजों को भटकना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है तो जांच ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके उलट दिल्ली सरकार ने रोज़ाना कम टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। 7,000 से घटाकर 5,000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में टेस्टिंग 15,000 से बढ़ाकर 17,000 हुई है। ये बात दिल्ली सरकार ने भी मानी कि टेस्टिंग कम हो रही है। दिल्ली ने 11 जून को हाईकोर्ट में बताया कि रोज़ाना 8600 टेस्ट करने की क्षमता है, लेकिन 1 जून से 9 जून तक जो रोज़ाना टेस्ट हुए उनका एवरेज 4,853 ही है। यानी दिल्ली सरकार अपनी क्षमता के लगभग आधे टेस्ट करवा रही है, जबकि पहले के बजाय अब टेस्टिंग रेट और भी बढ़ना चाहिए। ज़्यादा टेस्ट करना मतलब ज़्यादा कोरोना मरीज मिलने की आशंका। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। अक्सर सरकारें बढ़ते कोरोना मामलों की रफ्तार धीमी करने के लिए टेस्ट कम करना शुरू कर देती हैं। दिल्ली के अलावा ऐसे आरोप गुजरात और तेलंगाना की सरकार पर भी लगे हैं। दिल्ली में टेस्टिंग कम हो रही है, फिर भी कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,877 नए मामले आए। अब कुल मरीजों की संख्या 34,687 हो गई है और मरने वालों की संख्या दिल्ली सरकार के आंकड़े के हिसाब से 1,085 हो गई है। लेकिन इस आंकड़े पर भी राजनीति हो रही है। अस्पताल में मौतों के बाद शवों को जलाने के लिए शवदाह गृह में ले जाया जाता है। ये MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आते हैं। कांग्रेस और भाजपा का आरोप है कि दिल्ली की तीनों MCD के शवदाह गृहों में 2,000 से ज़्यादा लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार इनकी संख्या आधी ही बता रही है। अगर MCD वाले आंकड़े माने तो दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का रेट 6.4% है, यानी सबसे ज़्यादा है। इन आरोपों पर आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई भी दी। सुनिए। कोविड प्रोटोकॉल से जिनका संस्कार किया जाता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, दूसरे होते हैं जिसको किसी भी तरह का शक होता है, सस्पेक्ट होता है। पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका संस्कार किया जाए, कल जो लिखित में जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार किया जाए। इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। मान लो एक किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई तो अगर परिवार में कोई भी पॉजिटिव था, जब सस्पेक्ट भी था तो कहते यार सस्पेक्ट मान लो इसको कि कैन बी सस्पेक्टेड, फैल ना जाए। या कोई कह देता है कि जी इनको तो 4 दिन पहले बुखार आया था या कुछ भी बता दे तो उसको सस्पेक्ट मान लिया जाता है। तो कोरोना सस्पेक्ट एंड कोरोना पॉजिटिव दोनों को कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार किया जाता है। दूसरी तरफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार पर और हावी होता दिखा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर व्यवस्था सुधारने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। पब्लिसिटी अभी छोड़ सकते हैं, आप उस पैसे को जनता पे खर्च करिए। लेकिन व्यवस्था सुधारने की जरूरत बीजेपी को भी है। नॉर्थ MCD के तहत आने वाला बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, इसके अलावा कस्तूरबा हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल करने की धमकी दी है। क्यों दी? क्योंकि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। नॉर्थ MCD में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर 1 हफ्ते में डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दी गई तो MCD अधिकारियों की सैलरी रुकवा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की जो बात कही, वैसे हालात देश के कई और राज्यों में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। मसलन तेलंगाना की बात करते हैं।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कोरोना का नोडल हॉस्पिटल है। यहाँ 10 जून को एक कोरोना मरीज की मौत हुई, उसके बाद उसका शव खो गया। जी आपने सही सुना, सरकारी अस्पताल से शव खो गया, मुर्दा घर में शव नहीं मिला। फिर परिवार वालों को मालूम चला कि उस आदमी का शव किसी और परिवार को दे दिया गया। उन्होंने दफना भी दिया, पर बाद में पता चला कि उन्होंने जिस आदमी को दफनाया है वो तो कोई और था। कितनी विभत्स कॉमेडी ऑफ एरर है ये। और हैदराबाद में ये पहली घटना नहीं है। 9 जून को भी वहाँ एक परिवार को गलत शव दे दिया गया। जब वो कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि ये कोई और था। इसके बाद मुर्दा घर में शव बदलकर उन्हें सही शव दिया गया। एक और मरीज की मौत के बाद परिजनों की जूनियर डॉक्टर्स के साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मंगलवार रात से शुरू हुई ये हड़ताल शुक्रवार की सुबह तब खत्म हुई जब सरकार ने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया कि आगे से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन हैदराबाद की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। अब हैदराबाद शहर के प्रशासक यानी वहाँ के मेयर को भी कोरोना संक्रमण की आशंका है। मेयर बोंथू राममोहन ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उनके ड्राइवर और अटेंडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 43 मीडियाकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में अब कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुल संख्या करीब 4,500 हो गई है। आपने तेलंगाना का हाल सुना, अब यूपी चलते हैं। ये वीडियो यूपी के बलरामपुर का है। वीडियो में कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में शव डाला जा रहा है। शव डालने वाले नगर पालिका के कर्मचारी हैं। पास ही वर्दी में पुलिस वाले दिख रहे हैं। यहाँ 42 साल के शख्स की सड़क पर मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने या एम्बुलेंस वालों ने शव को हाथ लगाने से मना कर दिया था। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालकर फिर इसे ले जाया गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बलरामपुर के डीएम ने इस मामले में कार्रवाई की। क्या कार्रवाई? 4 नगर पालिका कर्मचारियों और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। घटना की जांच के आदेश दिए। अक्सर कोई गड़बड़ी पकड़ में आने पर यह होता है, लेकिन ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि हालात किस कदर खराब हैं। वीडियो वायरल होगा तो सरकारें कार्रवाई करेंगी, वरना संज्ञान में आने का सवाल ही नहीं। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। कोलकाता का ये वायरल वीडियो देखिए। शवों को घसीट घसीट कर वाहन में डाला जा रहा है। 11 जून का ये वीडियो सोशल मीडिया में आया और उसके बाद से पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठने लगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ये कोरोना मरीजों के शव हैं। सरकार मरने वालों का सच छिपा रही है। सीपीएम ने भी कहा कि जिनकी भी ये लाशें हैं उनका नाम और पता जाहिर किया जाना चाहिए। हालांकि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि ये तो वो लाशें हैं जो मुर्दा घर में पड़ी थी और जिनको कोई लेने नहीं आया था। इन शवों को मुर्दा घर से गारिया शवदाह में ले जाया जा रहा था। तब का वीडियो है ये। केएमसी ने यह भी कहा कि ये लाशें कोरोना मरीजों की नहीं है। इन सब के बाद बयान आता है पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का। उन्होंने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि ये लाशें कोरोना मरीजों की हैं या किसी और की। शवों के साथ इस तरह के बर्ताव से दुख हुआ। हमारे समाज में मरने के बाद भी सम्मान दिया जाता है। राज्य और केंद्र अपने अपने तर्कों से हालात को बेहतर बताने और जिम्मेदारी से भागने में लगे हैं। इससे जो अराजकता पनप रही है, वहीं से वो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें इंसानों से या उनके शवों से जानवरों वाला सुलूक किया जा रहा है। ध्यान रखिए कि अभी भारत पीक पर नहीं पहुंचा है। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सच से वाकिफ रहें ताकि उन लोगों से सवाल पूछ सकें जिन्हें आपने वोट दिया था। चलते चलते एक और बात साफ कर दें। पिछले 2-3 दिनों से खूब बातें हो रही हैं कि लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है। ये जान लीजिए कि फिलहाल केंद्र की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र साफ कर चुका है कि लॉकडाउन का ऐलान नहीं होने जा रहा। दिल्ली को लेकर ये खबरें ज़रूर आई कि यहाँ बढ़ते मामलों को देखकर बाजार बंद करने का फैसला हो सकता है, लेकिन ये अभी अटकलें हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की याचिका भी खारिज की और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में वीकेंड के वक्त सख्ती का प्रस्ताव जरूर रखा गया है ताकि छुट्टी के दिन अचानक ढेर सारे लोग सड़कों पर ना आ जाएं, लेकिन दोबारा सख्त लॉकडाउन को लेकर फिलहाल पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। वक्त है विदा का। जाते जाते सुनिए शायर कैफी आज़मी की कलम से निकली ये पंक्तियाँ। ये सदी धूप को तरसती है, जैसे सूरज को खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। वो गए जब से ऐसा लगता है, छोटा मोटा खुदा गया कोई। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी
आ गया कोई। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।